हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे मूल विधि और संविधान के टॉप 11 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो अगर दोस्तों आप लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। तो ठीक है, बिना देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है, किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी अविवाहित माँ यानी कि अनमैरिड माँ जिसका शादी नहीं हुई हो, बच्चों के पिता को बिना सूचित किए और पिता का परिचय बिना दिए बच्चे की एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। तो हमसे कह रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इस मामले में यह बताया गया कि कोई भी जो अनमैरिड माँ है वो अपने बच्चे को पिता के बारे में ना बताए ना उसका परिचय दे, तब भी वो बच्चे की एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है, किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आर्टिकल 54 हमारा है, आर्टिकल 54 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत संक्रमणी पद्धति से होता है। ठीक है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है। तो हमसे कह रहा है, बताइए आईपीसी का ऐसा कौन सा अध्याय है जो वातावरण को स्वास्थ्य के हानिकारक बनाने के लिए जुर्माना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अध्याय, ये दोस्तों लिखा है 10/4/14 अध्याय 14। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अध्याय 16। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अध्याय 10/10/20 7/27 ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 10/10/20 4/24। तो दोस्तों जो हमारी आईपीसी है उसकी आईपीसी का अध्याय जो 14 है वो हमसे कौन सा आईपीसी की अध्याय 14 की धारा 278, कौन सी दोस्तों धारा 278 हमें बताती है कि वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माना हमें उपबंध कराया गया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश शासनकाल में दोस्तों 1862 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1862 में आईपीसी लागू हुई थी। तो आईपीसी का अध्याय 14 हमें बताता है कि वातावरण को स्वास्थ्य को हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, निम्न में कौन सा या कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। नंबर 1 में दे रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 में दे रहा है राज्य आपातकाल, नंबर 3 में दे रहा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल तो दोस्तों हमारा जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल नंबर 352 इसमें हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो राज्य आपातकाल है इसमें आर्टिकल नंबर 356 के बारे में बताया गया है। और दोस्तों राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। क्या? राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है राज्य आपातकाल को ही। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वैसे आपातकाल जब भी देश में किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी भी खतरे की आशंका होती है, तब दोस्तों राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। तो दोस्तों पहले तो हमारा ये बताइए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया कब था। हमें दे रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आया था। तो 2000 के अंतर्गत आया था, तो जो ऑप्शन दे रहा है कि पहला ऑप्शन लिली थॉमस बनाम भारत संघ, दूसरा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, आप तीसरा तमिलनाडु बनाम सुभाष कट्टी, चौथा ओम प्रकाश बनाम दिल बहार। तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य बनाम सुभाष कट्टी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सामने आया था। ये सुभाष कट्टी का मामला 2004 में दोस्तों चेन्नई साइबर क्राइम ने इसको पकड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने साल है।
तो विधानसभा का सदस्य ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 30। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए ऑप्शन नंबर सी 25 साल न्यूनतम आयु है। ठीक है, कौन सा विधान हमें बताया गया है दोस्तों, हमारे संविधान आर्टिकल 173 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि विधानसभा के सदस्य की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो नंबर 1 में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 में बताया गया है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। कितने? 25 वर्ष की हो। नंबर 3 में दोस्तों बताया गया है कि उसका नाम राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल हो। और नंबर 4 में बताया गया है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 5 में बताया गया है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है जब लोग सार्वजनिक स्थल पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या न्यूनतम 4 लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा कहा जाएगा। दोस्तों जो हमारी आईपीसी की धारा 144 है, कौन सी धारा 144, उसके अंतर्गत बलवा करने को परिभाषित किया गया है। और दोस्तों बताया गया है कि अगर कोई बलवा का दोषी पाया जाता है तो 2 वर्ष का कारावास, कितना? 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो 144 के अंतर्गत बताया गया है बलवा करना 4 व्यक्ति न्यूनतम होते हैं और 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है किस संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? तो हमसे कह रहा है बताइए कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। किसके? इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। ठीक है, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य भी इसी में ऐड किए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य भी ऐड किए गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? अशिष्ट रूपण यानी कि चित्रण। ए नंबर कह रहा है ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। नंबर बी कह रहा है उपर्युक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन वितरण गैर कानूनी है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो दोस्तों स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम आया कब था? स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम आया था 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो हमसे ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा ए व बी, यही हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अवैध है, ये बताया गया है ऑप्शन नंबर ए में। दूसरे में कह रहा है कि हम लोग उनका रूपण कर सकते हैं अगर वो विज्ञान या साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है तो उसका प्रमाणित या धार्मिक उद्देश्य के लिए चित्रण किया जा सकता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कब आया था? 1986 में आया था स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों संविधान की धारा 352(6) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वह उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे तथा उसे सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के 1/3 हिस्से से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उसे सदन में 2/3 से अधिक विशेष बहुमत हो। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कुछ भी घोषित किया जाता है तो सदन की कुल सदस्यता का 2/3 हो, कितना 2/3 हो और मतदान करे। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2/3, 2/3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। नंबर 2 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग। तो दोस्तों बी नंबर तो हम लोगों को गलत हो जाएगा, हमारा केवल ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम लोग या तो उसका कोई दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाए या अक्षमता सिद्ध हो जाए या भारत के राष्ट्रपति उसको आदेश दे दें तो वो हट सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 124 4 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये थे मेरे आज के टॉप 11 क्वेश्चंस जो दोस्तों आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।